हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे जलवायु। जलवायु में अपन पढ़ रहे थे ऋतु। ऋतुओं में अपन ने कल शीतकाल पढ़ लिया था, शीतकालीन ऋतु या शीत ऋतु। अब अगली है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु अपने भारत में कब से कब तक रहती है? यह मार्च से मई तक को ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। अब इसमें देखो ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अपन ने शीत ऋतु पढ़ा था, अब शीत ऋतु के अपोजिट होता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर चमकती हैं, तो यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, अब तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब कम हो जाता है। आंतरिक भाग में, भारत के आंतरिक भाग में देखो, ये मैं मैप बना देती हूँ। मैप से आपको आसानी से समझाऊंगी कि किन क्षेत्रों में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये इस प्रकार से है लगभग अपने भारत का मैप। तो अब देखो एक बार अपन पढ़ लेते हैं, फिर समझा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय तापपट्टी को उत्तर की ओर खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। तापपट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्षिण के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके आगे प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। अब देखो इसमें ये बता रखा है, मार्च में दक्कन के पठार का तापमान, दक्कन का पठार इधर है ना, मध्य प्रदेश में और गुजरात राजस्थान में तापमान अधिक। मतलब इसका क्या हुआ कि जो भारत का, क्योंकि कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है ना। अब कर्क रेखा के पास जो क्षेत्र आते हैं उनका तापमान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य गर्मियों में कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो इसके आसपास वाले क्षेत्रों का तापमान अधिक पाया जाएगा। अब तापमान अधिक पाया जाएगा तो वायु दाब निम्न पाया जाएगा। ठीक है, तापमान अधिक। अब देखो इसमें ये 3-4 प्रदेशों के, जैसे दक्कन के पठार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस। अप्रैल में गुजरात का तापमान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश का तापमान, यहाँ देखो ये इधर ये गुजरात है, यहाँ ये मध्य प्रदेश है, यहाँ का तापमान कितना हो जाता है? लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के लगभग, और राजस्थान में तो 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। ठीक है, मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान सामान्यतः 45, उत्तर पश्चिम भाग में क्या आ जाएंगे? इधर उत्तर, और ये पश्चिम राजस्थान, ये गुजरात, ये आ जाएंगे इधर, ये पंजाब हरियाणा। ठीक है, तो इन ये मध्य प्रदेश का कुछ भाग, तो इनका तापमान अधिक रहता है, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों रहता है यह? क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है सीधा। अब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो इसके आसपास के क्षेत्र का तापमान अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन जो ये प्रायद्वीपीय पठार है दक्षिणी भाग भारत का, इसका तापमान
ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका तापमान सामान्य ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये तीन ओर से समुद्र से जुड़ा हुआ है। मैं बार बार बता रही हूँ, ये इधर है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। ठीक है, तो पानी का स्वभाव और धरातल का स्वभाव अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। अब देखो इसमें, अब तापमान बढ़ने का कारण मैंने बता दिया, तापमान अधिक पाया जाता है। ये मैंने बता दिया क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ कर्क रेखा के पास वाले क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। अब इसके आगे देखो, देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। अब वायुदाब में कमी क्यों आती है, मैंने अभी बताया कि जहां पर तापमान अधिक रहता है ना, वहां पर मैंने वायुदाब तुम्हें पहले भी समझाया था कि जैसे अधिक तापमान जहाँ रहता है, जो तपने लगती है, मैंने भाप का उदाहरण दिया था ना कि भाप बन के ऊपर उठ जाता है, तो वहां की वो जगह खाली हो जाती है, इसलिए वायु का दाब वहां पर कम पाया जाता है। तो आप तो ये ध्यान रख लो कि जहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है वहां पर वायु दाब कम पाया जाता है। अब इसके आगे देखो, मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर का पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब कम दाब का क्षेत्र उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कमरस्थल कहाँ है, राजस्थान में, कुछ गुजरात में। अब ये पटना बिहार में है, छोटा नागपुर का पठार भी इधर ही है, तो यहाँ का तापमान अधिक रहता है। अभी अपन ने पढ़ा ना, तो वायु दाब कम पाया जाता है इन क्षेत्रों का। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये कर्क रेखा के पास वाले क्षेत्र हैं, इनमें तापमान तो अधिक पाया जाता है और वायु दाब का क्षेत्र निम्न पाया जाता है। ठीक है, पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। अब अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ पवनें चलती हैं, तो यहाँ तो कम वायुदाब पाया जाता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है, यह धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है। अब लू क्या होती है, गर्म एवं शुष्क पवनें, गर्म एवं शुष्क पवनें। क्या कहा जाता है पवनों को, लू कहा जाता है। अपने गर्मियों में लू चलती है ना। भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में यह चलती है दिन के समय। उत्तरी क्षेत्र इस क्षेत्र में चलती है, ठीक है, उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मतलब आप ये समझ लो ये उत्तरी भाग है ना, इसका लगभग ये पूरा इसमें आ जाएंगे आपका ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ का कुछ भाग ये आ जाएंगे, इनमें लू चलती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। समीर का मतलब होता है हवा। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। हिमवृष्टि होती है हिमालय वाले क्षेत्र में। हिमवृष्टि का मतलब है बर्फ के रूप में, जब अपने यहाँ गर्मियों में ओले नहीं पड़ते हैं क्या, उसे हिमवृष्टि कहते हैं। ओले जो होते हैं वो ओले भी तो पानी का जमा हुआ रूप ही है, बर्फ के रूप में पड़ते हैं ना वो, तो उसे हिमवृष्टि कहते हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है तथा इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। ये तुम्हें याद रखना है, यह हिमवृष्टि या मूसलाधार जो वर्षा होती है इसे वैशाख के महीने में होती है, इसलिए पश्चिम बंगाल में इसे क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल एक राज्य का नाम है ना जो यहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में इसे क्या कहा जाता है, काल वैशाखी। इस वर्षा जो ये मूसलाधार वर्षा होती है ना, इसे क्या कहा जाता है पश्चिम बंगाल में, काल वैशाखी। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। कहाँ, कर्नाटक और केरल में, इधर कर्नाटक में, केरल में।
इसे आम्र वर्षा भी, इससे इस मूसलाधार वर्षा होती है जो कि मानसून से पूर्व की वर्षा होती है, उसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। आम्र वर्षा किन क्षेत्रों में? कर्नाटक व केरल में। अब यह दो चीजें तुम्हें याद रखनी है। क्या क्या? पश्चिम बंगाल में तो यह जो मूसलाधार वर्षा होती है उसे काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। अब कर्नाटक और केरल में जो मूसलाधार वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, जिससे आम जल्दी पक जाते हैं। अब अपन ने देखो ये ग्रीष्म ऋतु में मुख्य बातें क्या पढ़ी हैं, ये तुम्हें जरूर ध्यान रखना है। ग्रीष्म ऋतु में पहले तो ये ऋतु कब से कब तक एक बार मैं तुम्हें अच्छे से समझा देती हूँ। मार्च से मई महीने तक की यह ऋतु ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। इसमें सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में तापमान अधिक पाया जाता है और वायुदाब कम पाया जाता है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो आप यह भी कह सकते हो कि भारत का जो आंतरिक भाग है या मध्य भाग है, इसमें तापमान अधिक पाया जाता है। जैसे अपने गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनका जैसे तापमान पड़ा तो 40 से 45 डिग्री के बीच में पाया जाता है, डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान बढ़ जाता है। जबकि प्रायद्वीपीय भाग का तापमान कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसके तापमान पे ज्यादा प्रभाव, क्योंकि पानी का जहाँ प्रभाव रहता है वहां पर नहीं तो अत्यधिक वो तापांतर कम पाया जाता है वहां पे। ठीक है, न अधिक तापमान बढ़ता है न अधिक तापमान घटता है वो पानी के प्रभाव के कारण। अब इनमें तापमान अधिक पाया जाता है तो मध्यवर्ती क्षेत्र में या जो भारत का ये आंतरिक भाग है इसमें वायुदाब कम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में पवनें चलती हैं, जिसे धूल भरी और शुष्क पवनें होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? आम भाषा में क्या कहा जाता है? इन्हें लू कहा जाता है। लू क्या होती है? गर्म में शुष्क पवनें होती हैं जो कि अत्यधिक, जैसे तापमान अधिक रहता है तो गर्म क्षेत्र से चलेंगी तो वो गर्म पवनें ही होंगी। अब उसके बाद मई में, जैसे अप्रैल, मार्च अप्रैल में ये स्थिति होती है, फिर मई में ये लू चलती है। उसके बाद अब इन पवनों से धूल भरी आंधियां चलती हैं, धूल भरी आंधियां आती हैं, उनके साथ कुछ भागों में वो वर्षा भी करती हैं, जिससे कि क्योंकि लू चलती रहती है, इतना अत्यधिक तापमान बढ़ता है यहाँ पर, तो अगर थोड़ी सी भी हल्की वर्षा होती है तो बहुत ही सुकून भरी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों का इतने अत्यधिक तापमान में बहुत ही बुरा हाल हुआ रहता है। जब थोड़ी सी भी अपने बारिश हो जाती है तो ठंडक महसूस करते हैं ना अपन तो खुद ही इसी क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे राजस्थान के क्षेत्र में अभी अपन ने पढ़ा है थार का मरुस्थल है, इसमें तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच में पहुंच जाता है ग्रीष्म ऋतु में। तो यहाँ पर वायुदाब कम पाया जाता है। वायुदाब कम वाले क्षेत्र थार का मरुस्थल है, ये पटना है, छोटा नागपुर का पठार है, ये है कम वायुदाब वाले क्षेत्र, जैसे आपकी इस रूप में दे रखे हैं। अब यह जो वर्षा मूसलाधार वर्षा होती है कभी कभी हिम के रूप में भी होती है। हिम के रूप में इससे क्या मतलब है? जैसे अपने यहाँ आम भाषा में आप बोल लोगे तो ओले पड़ते हैं ना, तो वो हिम का ही रूप है वर्षा। ठीक है, तो वो बहुत ही शकुन पहुँचाते हैं, बहुत ही अपने लिए स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। अब पश्चिम बंगाल में ये बैसाख महीने में, बैसाख जो देसी अपने महीने होते हैं ना, उनमें बैसाख के महीने में ये बारिश होती है, इसे क्या कहा जाता है? काल वैसाखी। और कर्नाटक और केरल में जो मूसलाधार वर्षा होती है, ये मानसून के पूर्व की वर्षा इसी में मई के महीने में, तो उससे आम जल्दी पक जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा। यह मुख्य बातें थी जो तुम्हें याद रखनी है। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना, कल अपन पढ़ेंगे वर्षा ऋतु।